नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी थेरेपी पर। हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं 17 और 18 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो खबर है वो है संसदीय समिति ने भारत के जल प्रबंधन से जुड़े मुद्दों को उजागर किया है। तो देखिए, इसमें जल संसाधन पर अस्थाई संसदीय अस्थाई समिति है और उन्होंने ये कहा है कि भारत को बाढ़ एवं जल संकट के कारण गंभीर सामाजिक आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, जो कि बिल्कुल सच है। ये मैंने हाईलाइट की क्यों है, मतलब इसको आप लाइन यूज कर सकते हैं ना, एज इट इज़। अब देखिए, रिपोर्ट के अगर हम लोग मुख्य बिंदु पर देखें तो बाढ़ पूर्वानुमान का आधुनिकीकरण और विस्तार करना, इस अगर विषय पर देखें तो केंद्रीय जल आयोग 340 बाढ़ पूर्वानुमान केंद्रों का संचालन करता है और 2026 तक लगभग 375 तक बढ़ाने की इसकी उम्मीद है। नेक्स्ट है कि नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम 30 रिवर लिंक परियोजनाओं की पहचान की गई है, लेकिन 7वीं अनुसूची के तहत जो है वो जल राज्य सूची का विषय है, तो इसमें असहमति बढ़ने की देखिए, इसका विस्तृत अध्ययन किया जाना चाहिए, जागरूकता बढ़ानी चाहिए और कार्यान्वयन में तेजी लानी चाहिए। इसके बाद है बांध सुरक्षा। 6000 से अधिक बांधों में केवल 459 को लेकर आपातकालीन कार्य योजनाएं ही बनाई गई है। इसमें बोल रहे हैं कि इसको अब का ज़्यादा से ज़्यादा बांधों पर ये लागू किए जानी चाहिए। इसके बाद है वर्षा जल संचयन। तो इसमें बोला है कि भूजल पुनर्भरण में 2017 की तुलना में 2024 में 11.36 बिलियन क्यूबिक मीटर की वृद्धि हुई है। डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज असेसमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार इसमें यही बोल रहे हैं कि इसको वित्तीय अनुदान दिया जाना चाहिए, जिसके कारण से और ये ज़्यादा रूप से हो सके। इसके बाद है कि सक्रिय और एकीकृत दृष्टिकोण। तो नई राष्ट्रीय जल नीति का मसौदा अभी तक विचाराधीन है। सीमा पार बाढ़ प्रबंधन को साकार करना चाहिए। स्थानीय सांसदों और विधायकों को शामिल करनी चाहिए वहाँ पर निकायों में, जिसके कारण से और ज़्यादा ये सब जो है ना नियम वो अच्छे से क्रियान्वित हो पाए। नेक्स्ट जो है वो पूरे देश में E20 लागू होने से उपभोक्ताओं में चिंताएं। तो देखिए, E20 हाई ऑक्टेन रेटिंग के कारण वाहनों के प्रदर्शन को बेहतर बनाता है। मंत्रालय ने वाहन पर प्रभाव एवं वाहनों के बीमा कवरेज को लेकर जनता को आश्वस्त किया है, लेकिन फिर भी चिंताएं बनी हुई है। तो किसकी चिंताएं हैं? वाहनों के कलपुर्जे पर असर हो सकती है, ऐसी चिंताएं जताई जा रही है। ईंधन को लेकर चिंताएं, इन्होंने बोल रहे हैं कि पानी सोखने और फेज सेपरेशन का खतरा होता है। इंजन कंबशन और कंट्रोल में भी इसमें दिक्कत आ सकती है, पुराने और साधारण इंजन को। उत्सर्जन नियंत्रण में भी इसमें दिक्कत होती है, जैसे इसमें बोल रहे हैं कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और एल्डिहाइड उत्सर्जन इसका बढ़ सकता है। पुराने और क्षेत्रीय स्तर पर संचालित वाहनों को लेकर चिंता है। बोल रहे हैं कि कुछ कुछ लोग होते हैं जो पुराने वाहनों को लेकर आते हैं, कुछ बहुत सीमित ही उसका उपयोग करते हैं, तो उनको लेकर ये समस्याएं ज़्यादा आ रही है, क्योंकि नए वाहन तो वो हर खरीद नहीं पाएंगे। नेक्स्ट जो है वो एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के कार्यक्रम के बारे में है। तो ये 2003 में शुरू की गई थी केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। 2025-26 तक पेट्रोलियम में 20% इथेनॉल का मिश्रण इसका लक्ष्य प्राप्त करना है। एक्चुअली ये जो तिथि थी इसकी 2030 थी, लेकिन इसको फिर से अपडेट करके 2025-26 तक कर दिया गया है। अब देखिए, नेक्स्ट है वो भारत में उसी में एक्चुअली भारत में पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण। तो देखिए, ये जो मिश्रण है एकदम 1.5% 2014 में था, ये बढ़कर 10% हो गया 2022 में। अब देखिए, लक्ष्य प्राप्ति में देखें तो 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित समय से 5 साल पहले ही हो चुका है। 1.4 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है और ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन भी इससे कम हुआ है। फिर बोल रहे हैं कि फीड स्टॉक यानी कच्चे माल है उनका विविधीकरण अच्छे से हुआ है, क्योंकि अब वो जो बच जाते हैं उसका एथेनॉल बनाने के रूप में प्रयोग हो जाता है, तो इसका विविधीकरण भी अच्छे से हुआ है। वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता बिना किसी समझौते के समाप्त। तो देखिए, अभी जो वार्ता चल रही थी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा में 2022 में प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी एक संधि बनाने का संकल्प लिया गया था और ये जेनेवा वार्ता चल रही थी और उसी का उद्देश्य था इस संधि को अपनाने के लिए अंतिम दौर की वार्ता करना, लेकिन ये असफल हो गई। तो इसमें बोल रहे हैं कि कौन से मुद्दे थे जिसके कारण सहमति नहीं बन पाई। तो ये बोल रहे थे, एक पक्ष बोल रहे थे कि नई प्लास्टिक उत्पादन की सीमा पर ही आरोपित हम लोग कर दी जानी चाहिए, उत्पादन की सीमा पर ही, और दूसरे बोल रहे थे कि नहीं, इसके बजाय हमें अपशिष्ट प्रबंधन, पुनः उपयोग, बेहतर डिजाइन आदि पर ध्यान केंद्रित करनी चाहिए।
तो इन दोनों में टकराहट की वजह से ये अभी मतलब सफल नहीं हो पाई है कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि। तो बोल रहे हैं कि वैश्विक पर्यावरणीय मतलब प्लास्टिक संधि की आवश्यकता क्यों है। तो प्लास्टिक उत्पादन 460 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष से अधिक हो गया है और मात्र 9% का ही पुनर्चक्रण हो पाता है। प्रतिवर्ष 20 मिलियन टन प्लास्टिक पर्यावरण में प्रवेश हो जा करते हैं। मतलब 2060 तक प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा 3 गुनी हो जाएगी और 2016 से 40 के दौरान आर्थिक क्षति जो है उनका मूल्य लगभग 281 ट्रिलियन डॉलर हो सकता है। सोचिए कितना ज़्यादा है। पर्यावरण और स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या होगा इससे। तो ये बोल रहे हैं कि वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 4% का ये योगदान देते हैं। जैव विविधता हानि और पारिस्थितिकी तंत्र क्षरण का भी इसमें प्रमुख कारण है। माइक्रोप्लास्टिक जो है वो महासागरों खाद्य श्रृंखलाओं में भी प्रवेश कर रहे हैं। अब भारत के द्वारा की गई पहलें अगर हम लोग थोड़ा देख लें तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार प्लास्टिक अपशिष्ट के निपटान के लिए विनिर्माताओं पर शुल्क भी मतलब लगाए जाते हैं। फिर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, इसमें प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन में इसमें सुधार की मतलब बात की गई है। उसी के मॉडल को थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे से मतलब सिंप्लीफाई किया गया है। अनिवार्य जूट पैकेजिंग अधिनियम 2010, इसमें विकल्प के रूप में जूट पैकेजिंग को अनिवार्य किया गया है। वैश्विक पहले की अगर हम लोग देखें तो संयुक्त राष्ट्र स्वच्छ समुद्र अभियान, ये प्लास्टिक मुक्त महासागरों को समर्थित करता है। फिर बेसल कन्वेंशन प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा को रोकने और न्यूनतम करने के लिए कार्रवाई पर बल देता है। तो ये हो गया, मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। स्टैनफोर्ड के वैज्ञानिकों ने पासवर्ड प्रोटेक्टेड माइंड रीडिंग ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस विकसित किया है। तो देखिए इसके लिए विचारों को टेक्स्ट या ऑडियो में बदलने से पहले ही एक मानसिक पासवर्ड जो है उसको डालना ज़रूरी होगा। मान लीजिए मतलब आपने कुछ सोचा और अगर आप उसको मतलब लाना चाहते हैं आपके मतलब विचार में, उसके लिए आपको एक पासवर्ड मन में ही डालना होगा, तब वो आपका हरकत में आएगा। तो ये अच्छी बात है, एक प्रकार का पासवर्ड इंटरफेस है। तो बोल रहे हैं ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है क्या। तो ये सीधे मस्तिष्क और डिवाइस के बीच संचार होता है। ये देखिए यहाँ पर बताया भी है। आप नॉर्मल चीज़ करते हैं तो क्या करते हैं, आप सोचते हैं, इसके बाद उसको काम करते हैं, इसके बाद उसका परिणाम होता है। स्विच दबाते हैं तब बल्ब जलता है। इसमें क्या होगा, इसमें आप सोचिएगा तो डायरेक्ट वही काम कर देगा, कंप्यूटर ही काम कर देगा और वो स्विच जला देगा। आपका मांसपेशियों की मूवमेंट करनी नहीं पड़ेगी। तो वही बात है। तो देखिए इसमें बोल रहे हैं कि तंत्रिका तंत्र को ही कमांड में बदल देती है, मांसपेशियों की ज़रूरत ही नहीं होती है इसमें। अब देखिए इसका जो है उसका उपयोग क्या होगा। इसके बाद है बोल रहे हैं कि चिकित्सा, जैसे चिकित्सा में लकवा, ALS या स्ट्रोक के मरीजों को दोबारा मतलब ठीक करने हो कि मतलब मददगार होगा। मानसिक स्वास्थ्य, फिर गेमिंग या उद्योग में संज्ञानात्मक क्षमता बढ़ाने, जैसे याददाश्त, ध्यान, निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर करने में हमें मदद मिलेगी। इसके बाद फिर नेक्स्ट है कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस से जुड़ी चिंताएं क्या क्या है। तो साइबर सुरक्षा, जैसे ब्रेन टैपिंग होता है, गोपनीयता, संवेदनशील तंत्रिका डेटा को मतलब बचाना। फिर मानसिक स्वतंत्रता, जैसे मानसिक आत्मनिर्णय की क्षमता। फिर है स्वास्थ्य पर असर, जैसे लंबे समय तक इसके इस्तेमाल का अभी तक परिणाम हम नहीं मिला है। नियम और लागत, इसकी लागत भी अत्यधिक होगी। अब हमें आगे की राह थोड़ा सा देखनी है। तो इसमें बोल रहे हैं कि हम लोग मजबूत विनियमन बनानी चाहिए, जैसे विशेष डेटा गोपनीयता कानूनों को लागू करना चाहिए, बेहतर सुरक्षा अपनानी चाहिए, अलग से सुरक्षा उपाय इसमें लानी चाहिए। फिर न्यूरो राइट्स की स्थापना, मस्तिष्क पर नियंत्रण की रक्षा करनी चाहिए। चलिए अब लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो वैज्ञानिकों ने अटलांटिक मेरिडियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन के 12,000 वर्षों के इतिहास का निर्माण किया है। तो देखिए इसमें ये बोल रहे हैं कि अटलांटिक मेरिडियन ओवरटर्निंग सर्कुलेशन जो है उनमें प्राकृतिक उतार चढ़ाव तो हुए, लेकिन यह फिर भी इस समय अर्थात जो अभी युग चल रहा है होलोसिन युग, उसके दौरान काफ़ी हद तक स्थिर बना रहा है। लेकिन बोल रहे हैं कि मानव जनित पर्यावरण जलवायु परिवर्तन है वो इसको अभूतपूर्व रूप से कमज़ोर कर रहा है। तो इसमें फिगर से आप देख सकते हैं ये होता क्या है। ये गर्म जल जो है ये ऊपर ही ऊपर अंदर वहाँ तक जाता है आर्कटिक तक, और आर्कटिक में जाकर ये अंदर चला जाता है समुद्र के अंदर, और अंदर ही ये फिर से वापस आता है और फिर से ऊपर होके फिर से जाता है। तो एक प्रकार से परिसंचरण हो रहा है ना पूरे जल का, तो वही बोल रहे हैं, है ना।
तो देखिए यह अटलांटिक महासागर में समुद्री धाराओं की एक प्रणाली है। यहाँ पर प्रणाली है, यह उष्ण कटिबंध से मतलब उत्तरी ध्रुव, देखिए उष्ण कटिबंध हो गया, उष्ण कटिबंध से उत्तरी ध्रुव जा रहा है। तापमान और लवणता की भिन्न मतलब मात्रा में भिन्नता से संचालित होती है। देखिए यहाँ पर तापमान बहुत कम है या तापमान बहुत ज़्यादा है। तो तापमान बहुत ज़्यादा है तो पानी उठ जाता है, और पानी उठता है तो यहाँ पे नीचे चला जाता है। और लवणता यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और लवणता बहुत ज़्यादा है तो ये नीचे धंस जाता है ना, क्योंकि जल भारी हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो गर्म उष्णकटिबंधीय जल ध्रुवों की ओर बढ़ता है और ठंडा और भारी होकर उत्तरी अटलांटिक में नीचे डूब जाता है। फिर दक्षिण की ओर बहता है, मतलब इधर बहता है, और दोबारा गर्म होकर जल सतह पर आता है। इसके बाद ये चक्र चलता ही रहता है। इसका महत्व क्या है, मतलब मौसम और मानसून, फिर ऊष्मा का परिवहन, कार्बन अवशोषण। चिंताएं इसमें अगर हम लोग देखें तो इसकी क्षरण की संभावना है, ग्रीनलैंड के ग्लेशियरों और आर्कटिक की बर्फ़ की चादरों के अनुमान से मतलब अधिक तेज़ी से पिघल रहे हैं। आर्कटिक की बर्फ़ पिघलने से उत्तरी अटलांटिक में ठंडा व ताज़ा जल आता है, और जल की लवणता और घनत्व कम हो जाती है, जिस कारण से जल जो है लवणता और घनत्व कम हो जाएगी तो ये दब नहीं पाएगा, नीचे जा नहीं पाएगा, और नीचे जा नहीं पाएगा तो ये ऊपर ही तैरता रहेगा, और ऊपर तैरता रहेगा तो समुद्र की जल स्तर में वृद्धि होगी, है ना। तो वही बोल रहे हैं कि इसका कार्बन फीडबैक, जैसे महासागर द्वारा कार्बन अवशोषण कम हो जाएगा। चरम मौसमी घटना, यूरोप में ठंड, अफ्रीका की वर्षा पट्टी खिसकना, पोषक तत्वों का कम परिवहन, प्लवक और समुद्री पक्षियों से लेकर मछलियों और व्हेलों तक इसको मतलब सामना करना पड़ेगा। फिर समुद्री जल स्तर में भी वृद्धि होने की संभावना है। नेक्स्ट हम लोग देखें तो ई जागृति प्लेटफॉर्म। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 10 राज्यों के साथ मिलकर ई जागृति प्लेटफॉर्म पर जुलाई 2025 तक उपभोक्ता विवाद मामलों में 100% से अधिक निपटान की दर हासिल की है। ई जागृति प्लेटफॉर्म याद रखिएगा, ये 2025 में लॉन्च की गई है केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा। ये ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने, उसकी मामले की स्थिति जानने, निर्णय प्राप्त करने को लेकर वो सारा अपडेट उसमें अपडेट होता है, मतलब है ना, जो सूचनाएं हैं। इसके बाद है ऑपरेशन सद्भावना। तो देखिए तवांग में आरोग्यम हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया गया है सेना के द्वारा। तो ऑपरेशन सद्भावना है, ये सेना के द्वारा 1998 में जम्मू और कश्मीर में लॉन्च किया गया था। लक्ष्य था कि आतंकवाद और उग्रवाद से प्रभावित लोगों को हीलिंग टच प्रदान करना तथा उनका विश्वास जीतना। चलिए नेक्स्ट खबर की ओर हम लोग देखते हैं माउंट एल्ब्रूस। तो माउंट एल्ब्रूस जो है वो काकेशस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। ये एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, यूरोप और रूस की सबसे ऊंची चोटी है, और ये सेवम समिट्स में आती है। सेवन समिट्स मतलब प्रत्येक महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियों में इसका नाम शामिल है, क्योंकि ऑफकोर्स क्योंकि ये यूरोप और रूस की सबसे ऊंची चोटी है तो 7 समिट्स में ही आएगी। अब नेक्स्ट है कि होल सेल बायोसेंसर। तो देखिए ई कोलाई बैक्टीरिया को एक स्वसंचालित रासायनिक बायोसेंसर में बदल दिया गया है वैज्ञानिकों द्वारा। तो यही बोल रहा है कि होलसेल बायोसेंसर है क्या, ये जीवित सूक्ष्म जीवों जैसे अनुमानसिक रूप से इंजीनियर बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है इसमें। और एंजाइम आधारित पारंपरिक बायोसेंसर अक्सर नाजुक और महंगे होते हैं, जटिल वातावरण में उसकी प्रक्रिया मंद हो जाती है। अब तो आपको पता ही है ना, बायोसेंसर एक प्रकार का एनालिटिक उपकरण है जो कि जैविक संकेतों को डिटेक्ट किए जा सकने वाले विद्युत संकेतों में बदल देता है। नेक्स्ट खबर की ओर हम लोग चलते हैं। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, तो अभी बोल रहे हैं कि ये कंपनी जो है वो कंपनी अधिनियम के तहत स्थापित हुई है। आरबीआई के पास सरफायसी एक्ट 2002 के तहत ये पंजीकृत है। फिर बोल रहे हैं कि गैर निष्पादित परिसंपत्तियां हैं, उनके प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन को यह आसान बनाता है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां जो है वो बैंक और वित्तीय संस्थानों से जो गैर निष्पादित परिसंपत्तियां हैं या डूबे हुए ऋण खरीदती है, मतलब ताकि जो बैंक बैलेंस हुआ है अपना स्वच्छ कर सकें। और इसकी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के कुछ उदाहरण जो हैं वह है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, फिर है इंडिया डेब्ट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट खबर है ऑफ बजट उधारियाँ, ऑफ बजट बोरिंग। तो राजकोषीय अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारें ऑफ बजट उधारियाँ जो है उनको कम करने पर विचार कर रही है। तो ऑफ बजट बोरोइंग होती क्या है, तो ये आम बजट के माध्यम से सार्वजनिक नहीं की जाती है, ये पीएसयू के माध्यम से या उन संस्थाओं के माध्यम से जो अपने आप में संचालन के लिए इक्विटी निवेश, ऋण, अनुदान या सब्सिडी जैसे बजटीय समर्थनों पर अत्यधिक निर्भर होते हैं,
उनके माध्यम से इनको मतलब संचालित किया जाता है। ये राजकोषीय घाटे में गणना नहीं किया जाता है ऐसे उधारियों को, मतलब जो इन सब के द्वारा लिया जाता है उधारी ना, उनको राजकोषीय घाटे में गणना नहीं करते। इससे होता है क्या, पारदर्शिता और जवाबदेहिता कम हो जाती है, ऋण का अत्यधिक बोझ बढ़ता जाता है और ये छिप जाता है, पता नहीं चलता लोगों को। इसके कारण से होता यह है, मतलब एक प्रकार से अनुशासनहीनता आ जाती है क्या बोलते हैं प्रशासन में। नेक्स्ट है वो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। तो इंडियन ऑयल की पानीपत रिफाइनरी को सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल उत्पादन के लिए अंतर्राष्ट्रीय नगर विमानन संगठन का प्रमाणन प्राप्त हुआ। तो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है क्या, तो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जो है वो जेट बायोफ्यूल या एविएशन बायो केरोसिन भी इसको कहा जाता है। ये अलग अलग और नवीकरणीय बायोमास स्रोतों से तैयार किया जाता है। फीडस्टॉक के रूप में देखें तो दलहनी पौधे, एनर्जी ग्रास, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट, औद्योगिक कार्बन मोनोऑक्साइड, अपशिष्ट गैस, फिर कृषि और वानिकी अवशेष, खाना पकाने के अपशिष्टों से प्राप्त वसा और तेल और ग्रीस, इन सब से प्राप्त किया जाता है। समझ गए ना। अब नेक्स्ट है लाभ इनके क्या क्या हैं। इंजन और अवसंरचना के अनुकूल है, कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करेगा। लेकिन बाधाएं हैं कि उत्पादन लागत अधिक है, उपलब्धता जैसे है फीड स्टॉक की, वो भी एक बड़ी चुनौती है कि हमेशा उपलब्ध रहे। एआई डिजाइनर किए गए एंटीबायोटिक्स। तो बोल रहे हैं कि एमआईटी जो है, एमआईटी के शोधकर्ताओं ने जनरेटिव एआई का उपयोग करके पूरी तरीके से नवीन एंटीबायोटिक्स का डिज़ाइन किया गया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिज़ाइन किए गए एंटीबायोटिक्स थोड़ा देख लेते हैं। एआई का उपयोग करके 36 मिलियन से अधिक काल्पनिक यौगिक तैयार किए गए हैं इनके द्वारा। फिर बोलते हैं एआई का उपयोग करके दवा की खोज के लिए नए रास्ते खुलेंगे इससे, है ना। तो इसमें कुछ खास था नहीं। अब नेक्स्ट चलते हैं अल्जीयर्स। इसके राजधानी भी अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीयर्स। तो देखिए अल्जीरिया है कहाँ पर, ये देखिए अफ्रीका है, अल्जीरिया यहाँ पर है मेडिटेरेनियन सी के पास। तो देखिए इसके आसपास की कंट्री भी देख लीजिए थोड़ा, मोरक्को हो गया, यहाँ वेस्टर्न सहारा है, फिर है यहाँ पे मॉरिटेनिया, फिर है माली, फिर है नाइजर, और इधर है लीबिया, और इधर है ट्यूनीशिया। अब इधर थोड़ा देखते हैं, ये उत्तरी अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। अल्जीरिया के तेबांस प्रांत में भूकंप आया। तो यहाँ तेबेसा प्रांत कहाँ है, तेबेसा प्रांत अल्जीरिया में है। तो नाम याद रखिएगा, तेबेसा प्रांत अल्जीरिया, तेबेसा प्रांत अल्जीरिया, है ना, पूछ सकते हैं। उत्तर में टेल क्षेत्र है, उत्तर में इसके टेल क्षेत्र है, मध्य में उच्च भूमि और सहारा एटलस पर्वत है, और दक्षिण में सहारा मरुस्थल है। उत्तर में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है इसमें, और दक्षिण में रेगिस्तानी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। टेलमसेन शहर जो है वो मूरिश आर्किटेक्चर के लिए प्रसिद्ध है, और इसे सिटी ऑफ चेरी भी कहा जाता है, टेलमसेन शहर। मजाब घाटी जो है वहाँ 5 किलेबंद मरुद्यान शहर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है, जो कि यहीं पर है। तो बस आज के लिए करंट अफेयर्स इतना था। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।